कल यानी 22 जनवरी को दिल्ली के जवाहर भवन में देश भर से एक एक मुट्ठी मिट्टी के साथ मजदूर इकट्ठा होंगे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की दिशा और रणनीति तय करेगी। इस नई लड़ाई को छेड़ने से पहले कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर मोदी को चुनौती दी है। आइए जरा शुरुआत वहीं से करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस इस वीडियो में कहना चाहती है, क्या पैगाम देना चाहती है। देखिए जरा। मोदी सरकार के तानाशाही फैसले के खिलाफ कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम जारी है। देश के मजदूरों के लिए कांग्रेस का ये आंदोलन देश की मिट्टी से जुड़ा संग्राम है। इस संग्राम को और मजबूती देने के लिए 22 जनवरी को दिल्ली के जवाहर भवन में मजदूर एकजुट होने जा रहे हैं। ये लोग अपने अपने इलाकों की मुट्ठी भर मिट्टी भी लेकर आएंगे ताकि मोदी सरकार को देश की मिट्टी की असली ताकत का एहसास कराया जा सके। मोदी सरकार ने देश की माटी को धूल समझने की भूल की है, उसे इस भूल की कीमत चुकानी ही पड़ेगी और अपना वीबीजी रामजी वाला फैसला वापस लेना ही होगा। तो मजदूरों के साथ कांग्रेस की ये एकता मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे बीजेपी अब भी कितनी मुश्किल में है और किस हद तक लाचार भी है, इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण मुंबई में देखा जा सकता है, जहां मेयर को लेकर चल रही खींचतान थम नहीं रही है। एकनाथ शिंदे के पार्षद होटल से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन मेयर पद को लेकर शिंदे और बीजेपी दोनों फंसे हुए हैं। इस बीच उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने जो बातें की हैं, जो दावा किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी और शिवसेना के नवनिर्वाचित पार्षदों के फोन बीजेपी टैप करवा रही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के पार्षदों पर उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नजर रखी जा रही है और बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज तो किया है, लेकिन सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी कैसे कैसे खेल करती है यह किसी से छिपा नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे अब सबकी नजर लॉटरी निकलने पर है। कल ही लॉटरी निकलनी है और कि इसमें बाजी किसके हाथ लगेगी। मेयर पद की इस खींचतान के अलावा बीजेपी दूसरे मुद्दों पर भी फंसी हुई है, लेकिन लॉटरी, ये आप समझ सकते हैं कि लॉटरी किसकी बात मैं कर रहा हूं। मेयर कौन होगा, जनरल कैटेगरी को छोड़कर एससी से होगा, एसटी से होगा या महिला वर्ग से होगा, ये तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग से होगा, इसके लिए कल लॉटरी निकाली जाएगी। तो मेयर पद की जो खींचतान है, इसके अलावा बीजेपी अब दूसरे मुद्दों पर भी फंस रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देने पर उधर उत्तर प्रदेश में आज फिर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि कैसे अधिकारियों से बीजेपी काम करवा रही है। तो पहले सुन लेते हैं यहां अखिलेश यादव को, सुनिए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। तो इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। सनातन धर्म के अपमान का आरोप बीजेपी पर लग रहा है और यह आरोप तमाम विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं और शंकराचार्य भी लगा रहे हैं। जरा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में संभल है, आप जानते हैं। इधर संभल हिंसा मामले में जिन तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, उनका संभल से सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया है और उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के पद से हटाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया है। यानी यह मामला स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर डिमोशन से भी जुड़ा हुआ है। यानी यहां एक जज का डिमोशन कर दिया जाता है, डिमोशन करके उसको प्रमोट नहीं किया जाता है, डिमोट करके उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे लेकर न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जो आरोप शंकराचार्य मामले में अखिलेश यादव ने लगाए हैं वो काफी हद तक सही दिख रहे हैं। अधिकारी ही नहीं बल्कि राज्यपालों को भी क्या बीजेपी अपनी मर्जी से चलवा रही है? यह सवाल मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा ही हो रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी को यानी कल राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है। आप जानते हैं सत्र की शुरुआत होती है, खासकर विधानसभा और लोकसभा में जो बजट सेशन आता है उससे पहले
अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति का संबोधन होता है और अगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ राज्यपाल का संबोधन होता है। और अभी इन राज्यों में, तमाम अलग अलग राज्यों में विधानसभा का जो सत्र, उसकी शुरुआत होगी, वो सत्र होगा बजट का, और बजट सत्र से पहले संबोधन होगा राज्यपाल का। राज्यपाल का संबोधन, और उसमें थावर चंद गहलोत ने कर्नाटक में दोनों संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना कर दिया, और इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कल यानी मंगलवार को, जो बीत गया कल, विधानसभा में अपना उद्घाटन भाषण देने से पहले ही वो बाहर चले गए थे। उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति अनादर की भावना व्यक्त करते हुए निराशा जताई थी। वहीं केरल में मंगलवार को तब विवाद उत्पन्न हो गया, कल ही, जब मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के संबोधन समाप्त करने के तुरंत बाद आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीतिगत भाषण को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं। दरअसल आर्लेकर ने भाषण के उस हिस्से को नहीं पढ़ा जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी थी। ये प्रकरण बता रहे हैं। जबकि आपको ये बता दूं कि जो भाषण पढ़े जाते हैं वो भाषण मुख्य रूप से सरकार की नीतियों का पिटारा होता है, और उसके बारे में कि हमारी सरकार, क्योंकि सरकार इनवाइट कौन करता है सरकार बनाने के लिए, विधानसभा में वहाँ राज्यपाल, यानी जो राज्य की सरकार बननी है उसके लिए राज्यपाल, और केंद्र की सरकार बननी है तो उसके लिए राष्ट्रपति। तो उनकी सरकार होती है, और अपनी सरकार की तारीफ नहीं करना चाहते ये राज्यपाल, इसलिए क्योंकि ये भेजे गए हैं केंद्र से, जिसमें सरकार केंद्र में बीजेपी की है, एनडीए की है, और वहां पर बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं है। जहां तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें या कर्नाटक की बात करें, ये प्रकरण बता रहे हैं, ये मामले बता रहे हैं कि देश की संवैधानिक व्यवस्था किस कदर ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि केवल संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं दोस्तों, हर तरफ की व्यवस्था इस समय बर्बाद दिख रही है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी इस पोस्ट में लिखते हैं कि हर आम भारतीय की जिंदगी आज ऐसी ही नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है। शहरी सड़न जिसका सबसे डरावना चेहरा है। हमारा समाज इसीलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को न्यू नॉर्मल मान लिया है। सुन्न, निशब्द, बेपरवाह, जवाबदेही की मांग करो, वरना यह सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी। तो राहुल गांधी जनता को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार से अब जवाब मांगना ही होगा, वरना भ्रष्टाचार की सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी। क्या मोदी सरकार को जनता जवाब देने के लिए मजबूर करेगी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें, मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा जिसकी बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, यानी इधर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या हलचल है, इस पर चर्चा। और इसके अलावा दिल्ली उत्तर प्रदेश से होते हुए अगर आप आगे बढ़ें, महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां पर चर्चा ही चर्चा है, खबरें ही खबरें हैं, जब तक वहां नए मेयर का चुनाव नहीं हो जाता, खासकर बीएमसी में। तो शिंदे क्या बीजेपी को झटका देंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ आज इस चर्चा की न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ, सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। लेकिन शुरुआत जरा इधर से करते हैं, उत्तर प्रदेश से करते हैं। प्रेम कुमार जी चलेंगे उधर भी, महाराष्ट्र भी, उत्तर प्रदेश। सुनील शुक्ला जी के पास भी आऊंगा, उत्तर प्रदेश की सियासत को और भी नजदीक से जानते हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी चलिए पहले आपके पास आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास। सुनील जी, तबादला सीजेएम का 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, और वो कल आखिरी तारीख है, 22 तारीख कल आखिरी है, और उससे पहले तबादला कर दिया जाता है। चल क्या रहा है आखिर? शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है, आखिर चल क्या रहा है? किसी भगदड़ में, महाकुंभ के भगदड़ में कितने लोग मारे गए ये बताने में 24 घंटे लग जाते हैं, और बताया जाता है 30 से ना 29 ना ही 31,
इतने रह जाते हैं। आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं, प्रयागराज में हैं, और आपसे बेहतर कौन बताएगा संगम में जो कुछ हुआ और उसके बाद इधर संभल में जो कुछ हुआ। जरा बताइए विस्तार से। धन्यवाद राजीव जी। संभल में जो कुछ भी हुआ वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। आप याद कर लीजिए कि विजय शाह साहब के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जिस उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति ने आदेश दिया था, उनको किस तरीके से स्थानांतरित किया गया। जिन न्यायमूर्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गंभीर निर्णय दिए, उनको किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय जाने से रोका गया, सबके सामने है। उसका तो बहुत छोटा सा रूप है जिसमें सीजीएम संभल का ट्रांसफर कर दिया गया, और वो भी डिमोशन के साथ। और उसकी प्रतिक्रिया क्या आपके सामने है। पूरी जिला कचहरी आज संभल की सड़क पर थी और वहां के वकील सीजीएम साहब के पक्ष में नारे लगाते हुए रहे कि आप उनको वापस लाइए। या जो संभल में आज कुछ हुआ वह सामान्य टिप्पणी नहीं है, वो जनमानस की टिप्पणी है कि किस तरीके से आप न्यायिक व्यवस्था में भी दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वकीलों पूरा का पूरा जिला अदालत का हंगामा मचा रहा, और एक न्यायिक अधिकारी के पक्ष में वहां के अधिवक्ता उतर के सामने आ गए। गोया कि जो निर्णय लिया जा रहा है उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस पर आम लोगों की मोहर नहीं है, असहमत है लोग, और ये मान रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो न तो न्यायिक हित में है और न ही जनहित में है। जो माघ मेले में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ, वो तो घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है, और जो लोग उस घटना में शामिल हैं उनके लिए दंडनीय है वो। आप शंकराचार्य से यह मानने का अधिकार किसने आपको दिया? कौन सा मैंडेट आपके पास है जो आप पूछें कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? आप अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए या अपने जो व्यवहार आपने किया शंकराचार्य के साथ, उस विमर्श से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक नया प्रकरण आप खोल रहे हैं, और उसमें भी आप तथ्यों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मनमाने तरीके से आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। बड़े सवाल है। दूसरी चीज तो उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ। आप देखिए जितने चारों के चारों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो कुछ भी माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के साथ हुआ वह निंदनीय है, सरकार की आलोचना कर रहे हैं लोग। तो ये तो एक धार्मिक आयोजन में जो धर्म गुरु है उसके साथ दुर्व्यवहार है। ये बात अपमान तक ही सीमित नहीं है, ये दुर्व्यवहार है। और कोई बार बार सोचिए कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का यह कहना है कि वह व्हीकल से जा रहे थे। व्हीकल की नई परिभाषा आपको तय करनी पड़ेगी, आपको अपने श्रोताओं को बताना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा यंत्र जिसमें पहिया लगा हो वो व्हीकल है। उसमें जो जिस ठेले से वो जा रहे हैं, ठेला, हम और आप इसको ठेला कहते हैं जी, क्योंकि गरिमा प्रदान करने के लिए इसको पालकी कह दी जाती है या उसको रथ कह दिया जाता है। इसको कोई कंधे पे उठा के चलता नहीं, छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं चार, जिसको सामान्य तरीके से उसमें या तो शंकराचार्य उसमें बैठे होते हैं या उसी के घेरे में पैदल चलते रहते हैं, कि चारों तरफ से घिरा रहता है, उनके शिष्य घेरे रहते हैं उनको, और इसको प्रशासन कर रहा है कि व्हीकल से आ रहा है। पता ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो मोटर से संचालित न हो, लोगों के ठेलने से चलती हो, उसको भी प्रशासन व्हीकल कहता है। माने कल अगर वो व्हील चेयर को व्हीकल कह दे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जिसमें उम्रदराज लोग या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी। कई संस्थाएं ऐसी थी जिन्होंने व्हील चेयर लोगों को उपलब्ध कराई। तो इस हिसाब से तो उसको पहिया लगा हुआ था, उसको अब ले जा रहा था, वो व्हीकल है। एक ऐसे शंकराचार्य के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद जी की पहचान है जो इस सरकार की आलोचना करते हैं, और केवल इस सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, वह किसी भी सरकार की आलोचना करते हैं जिससे वो सहमत नहीं होते। उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की, आपके सामने है। उन्होंने हिंदू धर्म से राहुल गांधी को निकालने तक की बात कही।
वह जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने वाराणसी में बाकायदे जुलूस प्रदर्शन किया था, जुलूस निकाला था। उस समय शंकराचार्य बने नहीं थे, वो नामित उत्तराधिकारी नामित हो चुके थे। वह राम मंदिर के शिलान्यास की उन्होंने आलोचना की थी कि मूर्ति में, शिव मूर्ति में नहीं किया गया जी। आज उन्हीं की तरह से बात करते हुए स्वामी निष्ठानंद जी ने क्या कहा कि मोदी सरकार, योगी सरकार धार्मिक मामलों में भी दखलंदाजी करना चाहती है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि धर्म से जुड़े विषयों पर भी निर्णय लेने का अधिकार हासिल करना चाहती है मोदी और योगी सरकार, जो उनका विषय नहीं है। धार्मिक मामलों में धर्मगुरु है, उनको छोड़िए, जो निर्णय लेना चाहेंगे निर्णय लें। लेकिन सभी से चुके मुक्तेश्वरानंद जी सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। वह प्राण प्रतिष्ठा के मौके का उन्होंने विरोध किया था, उससे उन्होंने कहा था कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। उन्होंने ध्वजारोहण का विरोध किया था और उसका आलोचना की थी, विरोध का मतलब उसकी आलोचना की थी उन्होंने। तब से वो उनके निशाने पर। और आप अभी सरकार के सहमत, आप केवल प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर इसका ठिकाना नहीं पड़ सकते। अभी तक सरकार के लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई बात नहीं कही है, मुख्यमंत्री सहित। मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, नगर विकास मंत्री ने कुछ नहीं कहा, जिनके देखरेख में मेला संचालित होता है। राज्य के मुख्य सचिव ने कुछ नहीं कहा, राज्य के डीजीपी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई बात नहीं की। और इससे इतर आप चलिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार कहे जाते हैं, उनके नेताओं ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये ठीक हुआ नहीं हुआ, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने कोई बात नहीं की। हालांकि पहला मौका नहीं है। और मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जब कभी भी कोई बात हुई है, संघ के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने कभी कोई बात नहीं की। जब बनारस पर लाठीचार्ज हुआ था तब भी संघ, बीजेपी और संघ के लोगों ने कुछ नहीं कहा। और वजह केवल यही है कि वह बीजेपी के कटु आलोचक है और चारों के चारों शंकराचार्यों में से वह सर्वाधिक मुखर व्यक्ति है। अब ये एक नया आया कि आप ये बताइए कि मतलब आश्चर्य होता है कि प्रशासनिक अधिकारी एक नोटिस दे दे, एक कानून गो स्तर का व्यक्ति जाकर के नोटिस चस्पा करके चलावे। ये हिमाकत कैसे होती है? या क्या संभव है कि सरकार के संरक्षण के बगैर कोई एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस तरह की हिम्मत कर सकता है? और अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह एक तरह का संदेश है लोगों के लिए कि भले यह सरकार या यह पार्टी हिंदुत्व के नाम पर लोगों का जन समर्थन लेती हो, हिंदू धर्म के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती हो, हिंदुओं के संरक्षण की बात करती हो, वह उस किसी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो इस पार्टी के एजेंडे के साथ सहमत नहीं है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं है। और अगर विरोध कर रहा है तो सबसे बड़ा वह उनका शिकार होगा। तो दोनों घटनाक्रम अगर आप नियम कानून के अनुसार या न्यायिक व्यवस्था के अनुसार ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं जो होनी चाहिए, जो न्याय की मांग है, जो न्यायिक आदेश है, तो ये सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सीजीएम के ट्रांसफर में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है प्रत्यक्षतः जी। आप कह सकते हैं कि ये हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन अगर ये किसी का भी आदेश हो, यह नहीं कहा जा सकता कि यह आदेश पूरी तरह से गुणवत्ता पे आधारित है। एक सीजीएम जो किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, उनके लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा लीजिए, और वही स्थिति माघ मेले की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा, आप मणिकर्णिका घाट की घटना देख लीजिए। मतलब मणिकर्णिका घाट की घटनाओं को सम्मानित मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड फोटो है। तो जो एआई जनरेटेड नहीं है, जो वास्तविक फोटो है, वो आप दिखा दीजिए लोगों को। आप बता दीजिए कि आप वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दावा किया कि अहिल्याबाई होलकर के की मूर्ति है उसको संरक्षित रखा गया। कहां रखा गया है? आप एक फोटो जारी कर दीजिए, आप एक वीडियो क्लिप जारी कर दीजिए कि देखिए इस स्थान पर रखा गया है। वहां के प्रदर्शनकारी तो ये बता रहे हैं कि उनकी अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति है वो मलबे में पड़ी हुई है। आप इसे खंडन कीजिए प्रमाणिक तौर पर। और जो मणिकर्णिका घाट को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है कि आप जो परंपरा है, जो ऐतिहासिकता है, जो इतिहास है, उसके साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं विकास के नाम? और क्या बना देंगे? एक श्मशान पर जहां पर जो घाट शवदाह के लिए जाना जाता है, उसके साथ लोगों की एक जन विश्वास है, वहां पर कौन सा विकास कर देंगे आप?
अगर आप हिंदू परंपरा की बात कीजिए तो श्मशान पर शौचालय नहीं होना चाहिए, आप यूरिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो जन विश्वास ये कहता है। क्या बना देंगे भाई वहां ले जाकर क्या? और आपने कहा क्या कि एक बड़ी चिमनी बनाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान में सुन रहा था, जिससे कि जो शवदाह के समय राख निकलती है वो लोगों के घरों में न जाए, तो उसके लिए आप पूरा का पूरा घाट तोड़ डालेंगे जी। आप, जो ऐतिहासिक चीजें थी वो खत्म कर देंगे। तो जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के अति आत्मविश्वास का परिचायक है, जो बहुधा सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास आ ही जाती है। इससे बचने का उपाय तभी है जब आप जनता से जुड़े हुए हों और जनता की भावनाओं को समझते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। संभल से लेकर उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और फिर मणिकर्णिका, ये तमाम जो मसले हैं उत्तर प्रदेश के, संभल की घटना, इन सब पर यहाँ हम अभी बात कर रहे थे। और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट जज का तबादला उनको डिमोट करके किया जाता है। इससे दुखद और क्या हो सकता है? सीजीएम, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, सीजीएम जी, सीजीएम को तो ये डिमोट करके किया जाता है। तो इससे दुखद और क्या हो सकता है? और ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले सरकार चाहती है कि प्रशासन पर मजबूत पकड़ उसकी रहे ताकि चुनाव में उसको फायदा मिले। लेकिन उधर क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, थोड़ी सी अगर चर्चा यहाँ की छेड़ना चाहें आप प्रेम कुमार जी तो जरूर कीजिए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या चल रहा है इस पर थोड़ी चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और प्रेम कुमार जी आपके पास, फिर सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ जी के पास भी आता हूँ। प्रेम कुमार जी, देखिए, महाराष्ट्र तो देश में एक ऐसा एग्जाम्पल बनकर सामने आया है जहां सत्ता के लिए कोई समीकरण कब किसके साथ बन जाए समझ में ही नहीं आता। तो उस किस्म से चुनाव जीत जाने की घोषणा के बावजूद मेयर कौन होगा अभी तक तय नहीं हो रहा है। अब मेयर वहां मौजूद लोग चुनेंगे या सदन से बाहर रह करके मेयर चुना जाएगा, ये भी अब देखने वाली बात है। यानी एक दूसरे किस्म की डेमोक्रेसी जो है देखने को मिल रही है। कुछ भी हो सकता है। बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा, जिस तरीके से खरीद फरोख्त की सरकार बनाई, चुनाव चोरी के उदाहरण रखे, उन सब का नतीजा ये है कि एक औपचारिक तौर पर एक बढ़िया बहुमत मिलने के बावजूद वो इस स्थिति में नहीं है कि मेयर चुन सके। और ये चीजें राजनीतिक जो है, जिस तरह का बीज उन्होंने बोया है वो चीज आज भी जारी है। तो इसके परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और बीजेपी का गठबंधन जितना कागज में दिखता है, वास्तव में वो बिखर रहा है। अविश्वास है अपने लोगों में, अपने गठबंधन में। सब एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने ही लोगों से अपने पार्षद को छिपा रहे हैं। रिसोर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स, ये सब चीज चल रहा है। तो इसमें अब मुझे लगता है कि इसको राष्ट्रीय राजनीति से जोड़े तो एक बात कॉमन दिखती है कि अब बीजेपी हर मोर्चे पर विफल होती हुई दिख रही है। भाई, राजनीति में समीकरण, रणनीति जिसपे वो लोग माहिर माने जाते रहे हैं, वहां भी अब उनको चोट पड़ती दिख रही है। इसके अलावा आप देखें, जो विश्व गुरु का डंका था वो धराशायी होता दिख रहा है। आज जिस तरह से न्यायपालिका को दबाने की कोशिश हो रही है, ये कोशिश तो पहले से भी चल रही थी। बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका पर में हस्तक्षेप सेंटर की ओर से हुआ है, लेकिन इसका प्रतिकार अब देखने को मिल रहा है। इससे पहले प्रतिकार देखने को नहीं मिलता था। इतनी जल्दी वकील आ जाएंगे विरोध में, ये उदाहरण अब देखने को मिल रहे हैं। भाई, पानी पी करके, दूषित पानी पी करके इंदौर में मौत हुई, लेकिन उससे सबक लेने वाली घटना यह है कि जनता सड़क पर उतरी। उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं किया कि वो जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जवाब दे रहे थे, उन चीजों को नकारा, सबने निंदा की, भर्त्सना की। जी। शंकराचार्य जी के साथ जो कुछ हुआ,
तो घटना हुई, ये भी राजनीतिक रूप से हुई, योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर हुई, ये सब कुछ है। लेकिन इस घटना से के जवाब में जो घटनाएं घट रही हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आईना दिखा दिया गया है बीजेपी को कि अब आपका इस तरह से नहीं चलेगा कि आप जिसको चाहेंगे, जो बोले कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, जो बोले कि मोदी के राज में दुनिया में डंका बज रहा है, जो बोले कि मोदी के राज में सब कुछ चंगासी, वो शंकराचार्य भी ठीक है, वो साधु संत भी ठीक है, और किसी ने अगर कोई सवाल कर लिया तो उसको आप सबक सिखाएंगे। तो ये सबक सिखाने की कोशिश हुई, पहले भी वो सबक सिखाते रहे हैं। राजनीतिक रूप से बहुत सारे उदाहरण, भाई वॉशिंग मशीन से लेके ईडी, सीबीआई, आईटी, सब सारे उदाहरण है सबक सिखाने के नेताओं को। लेकिन अब शंकराचार्य को पूरे श्रद्धालुओं के बीच में जिस तरह से बेइज्जत किया गया, वो एक ऐसी घटना थी कि अगर इसकी प्रतिक्रिया नहीं होती तो यह मान लिया जाता कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। लेकिन इसकी जोरदार प्रतिक्रिया हुई है। इसके बावजूद कि बीजेपी की सत्ता को बचाने वाली जो संस्थानें हैं वो इस तरह से एक्टिव है, मानो शंकराचार्य ही पर सवाल उठा दे, उनको ही अप्रासंगिक बना दे, उसमें जुटे हुए हैं कि ये शंकराचार्य ही नहीं है। शंकराचार्य नहीं है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रणाम करते हैं तब शंकराचार्य रहते हैं वो। जब गौतम अडानी उनको पैर छूने जाते हैं तो शंकराचार्य रहते हैं। जब सारे लोग जाते हैं तो शंकराचार्य रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो गो हत्या का सवाल उठा करके मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो शंकराचार्य नहीं रहते हैं। तो ये जो हालात बने, इसमें ऐसा लगा था कि पूरा साधु संत समाज उसी तरीके से ये टीवी चैनल पर चुन चुन कर बुलाएंगे और लगेगा कि सारा साधु संत समाज जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी से ही सवाल पूछ रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं। लेकिन उल्टा पड़ गया। उल्टा इसलिए पड़ गया कि जिस पुरी के शंकराचार्य के हवाले से ये लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डाला और वो इनको शंकराचार्य नहीं मानते, उन्होंने खुद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी बोलकर आज बाइट दे दी और उनके पक्ष में आ गए, सरकार से सवाल पूछने लगे। और बहुत सही बात, वाजिब बात है कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है बाकी शंकराचार्य तय करेंगे, वो परंपरा यही रही है। तो ये एक विवाद जो था जिसका कि लग रहा था कि फायदा उठा लेंगे, वो भी उल्टा पड़ा। साधु संत चाहे हरिद्वार से लेके काशी तक पूरे देश भर में जो है इस घटना की निंदा कर रहे हैं, योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हैं। तो ये घटना उल्टा पड़ गई है। उसी तरीके से आपको हमने बताया कि जज वाली घटना भी उल्टा, उसके नतीजे आ रहे हैं। तुरंत वकीलों ने विरोध दर्ज कराया है। इससे पहले ईडी का दुरुपयोग पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश की अभी हाल में, वो भी उल्टा पड़ा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से जवाब दिया, वो सारी चीजें। अब जो घटनाएं घट रही हैं, अब ऐसा नहीं है कि जैसा मोदी, शाह, योगी चाहें वैसे ही देश मान लेगा। अब सरकार से सवाल और मजबूती से पूछे जा रहे हैं और सिर्फ राजनीतिक लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब आम जनता पूछ रही है। ये जो फर्क आया है, ये फर्क बहुत बड़ा फर्क है। और अब बताया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि अब सरकार की निरंकुशता को जनता जुबान देने लगी है चैलेंज देने के मामले में। और इसलिए राहुल गांधी ने जो बात उठाई है, बस थोड़ी सा वक्त और लेते हुए, राहुल गांधी ने जो बात उठाई है कि ये सिस्टम सड़ चुका है। वो कुछ कूड़े कचड़े जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन वो कूड़ा कचड़ा वो भौतिक है, मगर वास्तव में वो इस पूरे सिस्टम के सड़ने की बात कर रहे हैं। और इस सड़े हुए सिस्टम को, इस गंदगी को अगर साफ नहीं किया जाएगा तो फिर ऐसा ना हो कि हम समझे कि देर हो गई है, पूरा देश ही इंदौर बन चुका होगा, पूरा देश ही नोएडा जैसी घटना में जो इंजीनियर की मौत हुई है उस तरह का बन चुका होगा। ये राहुल गांधी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था कि जो बताया कि हवा सांस लेने लायक नहीं है, करप्शन ने देश को बिगाड़ रखा है, भाई पानी पीना मुश्किल है, यानी हर क्षेत्र में उन्होंने कहा देश कहां से कहां चला गया। 14 से और 26 आते आते
देश इस हालत में पहुंच गया है कि न पानी बढ़िया है, न हवा बढ़िया है, न सिस्टम बढ़िया है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, न धर्म के आधार पर जो नफरत फैला है, न धर्म की धार्मिक सहिष्णुता रह गई है, न भाईचारा रह गया है। ये देश कहां से कहां चला गया है। और अच्छी बात यही है कि जनता रिएक्ट कर रही है। जी जी, जनता रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट करना भी चाहिए। लेकिन उधर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है सिद्धार्थ जी, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? कल से शुरुआत होगी एक दूसरे फेज की, दूसरे चरण की महाराष्ट्र में, और खासकर बीएमसी के मेयर पद के चुनाव की पहली जो वहाँ पर पहला प्रोसेस होगा वो कल है। लॉटरी के द्वारा ये तय किया जाएगा कि कौन आखिर मेयर होगा, किस वर्ग से होगा, किस क्लास का होगा, शेड्यूल कास्ट से होगा, शेड्यूल ट्राइब से होगा या महिला वर्ग से। क्योंकि जनरल कैटेगरी का ऑलरेडी मेयर रह चुका है, इसलिए जनरल कैटेगरी इसमें नहीं है, 3 कैटेगरी में से तय किया जाएगा। मज़ेदार तथ्य यहाँ पे ये है कि अगर एसटी निकल आया तो एसटी के 2 ही चुन के आए हैं पार्षद, और वो दोनों उद्धव ठाकरे गुट से हैं। तो उद्धव ठाकरे की लॉटरी यानी भगवान की, ईश्वर की मर्जी रही तो जो कहे हैं वो भी हो सकता है, ईश्वर भगवान यहाँ पर शायद उनके साथ आ जाए। लेकिन तीसरी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कि शिंदे ने कहा है कि 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा के कारण हम हारे, और भाजपा का भी आरोप शिंदे के ऊपर है। यानी वहां अंदर खाने शिंदे और बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। चौथी बात यहां एक कड़ी और जोड़ दूं, फिर आप अपनी बात रखिए, कि परसों 23 तारीख शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो रही है बाला साहब ठाकरे की, और 23 को, और शिंदे चाहते हैं कि उस दिन हमारा मेयर बन जाए तो हम ये साबित कर पाएंगे कि हम ही असली शिवसेना है। अब यहां इसीलिए कल की बात मैं कर रहा हूं, लॉटरी से शुरुआत कर रहा हूं। यहां से आगे क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, प्लीज अपनी बात रखिए। जी हाँ, जैसा आपने कहा, ये सब चीज का निचोड़ आपका जो शो चल रहा है उसके ऊपर जो टिकर चल रहा है वही बता रहा है कि शिंदे बीजेपी को देंगे झटका। तो बिल्कुल संभव है, दे सकते हैं, क्योंकि भारत में अधिकतर होता यह है कि लोग, समीक्षक भी और मीडिया भी क्षेत्रीय दलों की क्षमता को असली में वो जितनी होती है उससे बहुत कम आंकते हैं। ये डाटा कुछ और बताता है। तो इसीलिए आज शंकराचार्य की चर्चा हो रही है, तो इन सारे शंकराचार्यों के जो पूर्वज थे, आदि शंकराचार्य, उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया हुआ था, ज्ञानम वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम। मतलब कोई विषय को समझ लो, व्यक्ति को समझने की जरूरत नहीं है। तो लोकतंत्र जो होता है हम सबको पता है गणित का खेल है। तो जब चुनाव सर पर होता है तब तो इधर या उधर का चुनाव करना पड़ता है, इसीलिए दोनों पक्षों के गुण दोष की हम चर्चा करते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, तो चुनाव हो गया है तो हम थोड़ी सी इसमें एक कदम पीछे लेके समीक्षा कर सकते हैं। लोकतंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक लोकतंत्र नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम पढ़िएगा ना, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया अपने आप को वो बोलता है। मतलब वो खुद भी बोलता है कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन दुनिया को पता है वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है, वो वहां पर तो ठोकतंत्र है। दूसरा एक लोकतंत्र होता है जो वर्तमान में भारत में है, जिसमें कि आप प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। सत्ता जो है वो लोगों के पास नहीं रहती, लोग जिसको चुनते हैं जीतने वाले समूह के पास में चली जाती है। इसका मतलब वहां पर सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। और तीसरा एक लोकतंत्र होता है जो कि प्राचीन भारत के वैशाली के ग्राम गणराज्य में भी था, या आजकल देखिए तो दुनिया के स्कैंडिनेविया के देशों में होता है, जिसको कि सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। वैशाली का ग्राम गणराज्य हो या नॉर्वे हो, दोनों जगह पर सारे लोग जनमत संग्रह से किसी विषय को तय करते हैं। इसका मतलब वहां पर सत्ता विकेंद्रीकरण होता है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान भारत में भारत न तो वर्तमान भारत तानाशाही है और न ही वो सहभागी लोकतंत्र है, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसीलिए हो यह रहा है कि दोनों तरफ इसको खींचा जा रहा है। एक तरफ भारत की संविधान की धारा 1 कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ग्राम सभाएं हैं। भारत ने 73वां और 74वां जो संशोधन किया उसके अनुसार भी ग्राम सभा नाम की इकाई है, उसके पास सत्ता होती है। मनरेगा भी जो है, जिस विषय पर भी आपने शुरुआत में चर्चा की, वो भी कौन देता है मनरेगा, वो ग्राम सभा देती है। इसका मतलब भारत का संविधान हो, 73वां या 74वां संशोधन हो या मनरेगा हो, ये इस देश को सत्ता विकेंद्रीकरण की तरफ खींच रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं
कि तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, अगर केंद्रीय प्रतिनिधि के केंद्रीय मतलब गवर्नर वहां की राज्य सरकार की बात नहीं मानते हैं या उनकी अवहेलना करते हैं कि तो वहां के मुख्यमंत्री बहुत कड़ाई से उसका मतलब उसकी आलोचना करते हैं कि आप हो सकते हैं गवर्नर होंगे केंद्र से, लेकिन मेरा राज्य है, इस राज्य की इकाई ने जो तय किया है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, आप हमारे मास्टर जी तो नहीं हो सकते हैं। एक तरफ ये झुकाव जो है भारत का जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसका एक तरफ संवैधानिक झुकाव जो है वो सहभागी लोकतंत्र की ओर है, दूसरी तरफ एक भाजपा नाम का एक प्राणी पैदा हुआ है इस देश में, वो पूरा का पूरा इसको खींच रहा है सत्ता केंद्रीकरण की तरफ। क्योंकि भाजपा क्या कहती है, एक देश, एक चुनाव, एक नेता, एक भाषा। तो भाजपा क्या करती है, चंडीगढ़ हो या सूरत हो या अपना खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना हो, वो चुनाव मतलब वो बिना चुनाव लड़े ही मतलब चुनाव में वोट देने की जरूरत ही नहीं है और वो चुनाव घोषित करवा देती है। तीनों जगह देखिएगा, चंडीगढ़ में क्या हुआ था, किसी की वोटिंग करने की जरूरत नहीं हुई, चुनाव हो गया। सूरत में क्या हुआ था 2024 में, सूरत के 20 लाख लोगों में से एक आदमी भी पोलिंग बूथ पर नहीं गया, किसी के उंगली पर निशान नहीं पड़ा और वहां का एक एमपी लोकसभा में जाके बैठ गया। अभी हाल फिलहाल में परसों भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, किसी ने वोट किया क्या, नहीं चुना, लेकिन हो गए, वोटिंग हो गई। तो भाजपा का एक मॉडल है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में होता यह है कि संख्या बहुत प्रमुख हो जाती है। संख्या प्रमुख का मतलब इतनी प्रमुख हो जाती है कि 51 = 100 बन जाता है और 49 = 0 रह जाता है। तो ये क्या कहते हैं, सहभागी प्रतिनिधि लोकतंत्र से एक संख्यासुर नाम का एक दानव निकलता है। 51 becomes 100, 51 = 100 हो जाता है, 49 = 0 रह जाता है। अब बात यह है कि बीजेपी ने इस संख्यासुर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो जहां पर वो उसको पता है कि वो 49 में है, वो चाहे बिहार में हो या महाराष्ट्र में हो, वो क्या करती है, क्षेत्रीय दलों के कंधे पर बहुत जल्दी चढ़ जाती है। आप अभी बिहार का चुनाव देखें, अभी हाल फिलहाल में बिहार का चुनाव हुआ था, चुनाव खत्म होने के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा गमछा लहराया। असल बात क्या है, भाजपा ने तो एक बिहार में सरकार बनाने के लिए सामान्य बहुमत से सरकार बनाने के लिए जो 124 सीट चाहिए, ढंग से तो खुद 124 सीट पर खुद भी नहीं लड़ी ही 101 पर। तो गमछा काहे लहरा रहे हो भैया। कुल मिला के उनका वोट प्रतिशत देखिए कितना मिला। बिहार में 10 लोगों ने वोट किया, उसमें से 8 लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में भी 20 ही था, इस चुनाव में भी 20 ही है। आया ज्यादा प्रतिशत तो आया नीतीश कुमार को। इसका मतलब क्या है। दूसरा, अभी आप कल परसों महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ, 2870 सीटों के आसपास स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ था। वोट प्रतिशत देखिए, स्थानीय क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत 57% है, 57% है क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत। पूरा बीजेपी को मिला के 32% वोट है, मतलब क्षेत्रीय दल बीजेपी से करीब करीब 2 गुना ज्यादा वोट है। लेकिन भाजपा क्या करती है, बहुत चतुराई से, उसको पता है ये संख्यासुर में वो गणित में फेल कर रही है, इसीलिए गणित में अपने आप को बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के कंधे पर चढ़ जाती है और अपना गमछा लहराने की कोशिश करती है। अब जो क्षेत्रीय दल चलाने वाले लोग हैं, वो चाहे एकनाथ शिंदे हो या नीतीश कुमार हो, उनको पता है कि उनकी कीमत क्या है। इसका एक डाटा बताता हूं, बहुत रोचक डाटा है। टीवी लाइव के कोई भी दर्शक इस चीज को इंटरनेट पर सर्च कर ले, इस देश के बड़े से बड़े चुनाव विशेषज्ञ इस चीज को इंटरनेट पर सर्च करके बता दें कि ये गलत है। 1984 से 2024 तक, मतलब करीब करीब 40 साल का ये पीरियड है। 40 साल में भारत में 11 या 12 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इन 40 सालों में 3 अलग अलग पीढ़ियों ने वोट डाले हैं। 1984 में वोट होता था तो मैं बच्चा था, मैं वोट नहीं कर सकता था, सिर्फ मेरे माँ बाप करते थे। आज की तारीख में मैं भी वोट कर रहा हूं, मेरे माँ बाप भी कर रहे हैं और मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, मतलब 3 पीढ़ियों, मतलब मैं इतना बड़ा पीरियड बता रहा हूँ, बहुत बड़ा पीरियड है। इस सारे पीरियड में किसी भी चुनाव में भाजपा को, जब वो 303 सीटें भी आई थी, 56 इंच का तथाकथित इनकी सरकार बनी थी, तब भी भाजपा को अकेले 40% वोट शेयर नहीं आया था। भाजपा को हमेशा 40% से कम वोट आता है और क्षेत्रीय दलों को किसी भी चुनाव में 40% से ज्यादा ही आता है। होता यह है कि क्षेत्रीय दल क्या होता है, जब टीएमसी का गिनती होता है ममता बनर्जी का, तो क्योंकि वो तमिलनाडु में नहीं लड़ती इसीलिए वो छोटी दिखती है। जब स्टालिन की गिनती आती है तो स्टालिन क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं लड़ते, उनकी गिनती छोटी दिखती है। शिवसेना क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं लड़ती इसलिए उनकी गिनती छोटी दिखती है। लेकिन आप सभी क्षेत्रीय दलों को मिला लीजिए, 40% से ज्यादा हमेशा क्षेत्रीय दलों को आता है और बीजेपी को हमेशा 40% से कम आता है। बीजेपी भी अंदर खाने इस बात को समझी हुई है, क्षेत्रीय दल भी अपनी बात को समझे हुए हैं। इसीलिए क्षेत्रीय दल, अगर बीजेपी इनके कंधे पर चढ़ना भी चाहती है तो क्षेत्रीय दल पूरी तरह से बीजेपी को ऐंठते हैं
कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जब तक हर मामले में मेरी बात नहीं मानोगे, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बीजेपी को पता है कि क्षेत्रीय दल उसके साथ नहीं रहेंगे, तो बीजेपी अपने आप में लंगड़ी है। बीजेपी अपने आप में एक तरह से ये सोचिए कि मुकुट तो है कि लेकिन नीचे सर नहीं है, तो सर ही नहीं रहेगा तो मुकुट को पूछेगा कौन। तो भाजपा बड़ी चतुराई से अपने आप को मुकुट बना लेती है, नीचे क्षेत्रीय दलों को खड़ा कर लेती है, गर्दन होता है क्षेत्रीय दलों का, मुकुट बन जाती है भाजपा। क्षेत्रीय दल इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि कहीं पर भी भाजपा बिना क्षेत्रीय दलों के मदद के आगे नहीं बढ़ सकती, इसीलिए क्षेत्रीय दल हर हालत में हर जगह पर भाजपा को पूरी तरह से ऐंठेंगे, और मेरे अनुसार वो सही ऐंठेंगे, ऐंठना गलत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अगर शिंदे बीजेपी को झटका देने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर वो टाइट कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं। अगर बीजेपी नहीं मानेगी तो वो उनको झटका दे भी देंगे, या फिर झटका नहीं देंगे अगर वो बीजेपी पूरी की पूरी शिंदे की बात मान जाए। अब मुझे बताइए कि क्षेत्रीय दल अगर मजबूत हो गए हैं तो भारत का तो संविधान पहली धारा ही बोल रही है कि भारत राज्यों का संघ है। क्षेत्रीय दल का मतलब महत्व है। भारत का पूरा भारत जो हर राज्य बना है वो भी तो क्षेत्रीय आधार पर ही बना है, लिंग्विस्टिक कारण से ही तो बना। क्योंकि आजादी से पहले जो कर्नाटक के दक्षिण का भाग था, वो आजादी के बाद उसने बोला कि हमारा मद्रास से कोई लेना देना नहीं है, हमारी भाषा अलग है, इसलिए हम अलग हैं। उसी कर्नाटक के एक दूसरे भाग के पूर्वी छोर में के लोगों ने कहा कि हमको हैदराबाद के निजाम से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हैं। और पश्चिमी छोर ने कहा कि हमको बंबई के मराठियों से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हैं। तो तीनों अलग मिला के एक नया बना दिया कि कर्नाटक बन गया। तो आप जब क्षेत्रीयता भारत के संविधान की पहली धारा में है, 73वां और 74वां संशोधन सत्ता विकेंद्रीकरण की बात करता है, मनरेगा विकेंद्रीकरण की बात करता है। क्योंकि मनरेगा में जो कोई एक गरीब है, उसको अगर नौकरी चाहिए, उसको अगर काम चाहिए, तो वो सीधे ग्राम सभा में जाता है और 15 दिन में ग्राम सभा उसको 100 दिन का काम दे देती है। अब इन्होंने जो नया कानून लाया है उसके अनुसार अब ग्राम सभा तय नहीं करेगी, प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में बैठ के तय करेगा। तो भारत में 7 लाख गांव हैं, किस गांव में मनरेगा की जरूरत है, किस गांव में जरूरत नहीं है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय तय करेगा। ग्राम सभा वाले को खुद नहीं पता है कि उसके गांव में कितना जरूरत है। तो ये जो बीजेपी का पूरा सत्ता का केंद्रीकरण का मॉडल है, इसके खिलाफ भारत का संविधान भी विकेंद्रीकरण की तरफ खींचता है, भारत की प्राचीन परंपरा भी विकेंद्रीकरण की तरफ खींचती है, और भारत के वर्तमान क्षेत्रीय दल भी विकेंद्रीकरण की तरफ खींच रहे हैं। तो ये दोनों खींचतान के बीच में भारत आज है, और मेरे ख्याल से जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा को वो टाइट करते हैं। उनको पता है उनकी औकात क्या है, उनको पता है भाजपा उनके बिना, भाजपा पूरी तरह से लंगड़ी है। आप इसको बहुत सामान्य भाषा में कहें तो भाजपा क्षेत्रीय दलों के सामने लंगड़ी होती है, भाजपा की क्षेत्रीय दलों के कंधे पर चढ़ के ही आगे बढ़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने पूरे क्षेत्रीय दलों का जो समीकरण बना भारतीय जनता पार्टी की सियासत और उसमें कैसे वो क्षेत्रीय दलों को दबाने की कोशिश करती है, ये आप बता रहे थे। बहुत शानदार विश्लेषण आपका। जरा आना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर हम बात महाराष्ट्र की करें तो कल से वहाँ से महाराष्ट्र की शुरुआत हो रही है, इसलिए आज चर्चा ज़रूरी है। महाराष्ट्र को लेकर अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, और उसमें एकनाथ शिंदे अभी भी ठीक है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसमें अजित पवार भी हैं, और ये महायुति की जो गठबंधन है, सरकार वहाँ चल रही है, और आगे भी मेयर के चुनाव में भी ये साथ साथ रहेंगे, इतना तो दिखाई देता है। लेकिन अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए, सरकार चलाने के लिए या बीएमसी चलाने के लिए या दूसरे अलग अलग जिलों में जो नगर पालिकाओं में जो मेयर का चुनाव होना है, वहां पर ये सब मिल सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासत लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो चतुराई है उसके इर्द गिर्द जरूर नाचती है, घूमती है, और इस बात को विपक्षी दल और खासकर क्षेत्रीय दल अच्छी तरह से समझते हैं। क्या बिहार के नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझते? क्या इधर तेलंगाना की बीआरएस इस बात को नहीं समझती? क्या अब आज की तारीख में ओडिशा में बीजेडी बीजू जनता दल इस बात को नहीं समझता? क्या शिरोमणि अकाली दल इस बात को नहीं समझता? गोवा गोमांतक पार्टी जो है वो इस बात को नहीं समझती? ऐसे बहुत सारे दल हैं जो साथ साथ, हालांकि कुछ नए दल भी हैं जो चुपके काम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ओवैसी साहब भी हैं, कुछ एक और भी हैं, इन लोगों का नाम भी आता है। लेकिन ओवरऑल आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये तो तय है ना। ऐसे में शिंदे की सियासत, उद्धव ठाकरे की सियासत, अजित पवार की सियासत, शरद पवार की सियासत,
आज के दिन, आज की तारीख में इसकी चर्चा होनी चाहिए प्रशांत जी। जी देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि वो सत्ता से हटने के बाद कितना रेलिवेंट है और क्या उसमें वापस आने की क्षमता है। तो ये बात तो राहुल गांधी ने साबित कर दी, ये बात उद्धव ठाकरे ने साबित कर दी, ये बात कमोबेश तेजस्वी यादव ने भी साबित की है। ये चुनाव को मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, लेकिन उसके पिछले चुनाव में उन्होंने साबित की है कि वो उनमें वो क्षमता है। अखिलेश यादव ने ये साबित की है। अभी ये मौका शिवसेना एकनाथ शिंदे के सामने आया नहीं है, बीजेडी के सामने मौका है, बीजेडी को आप देख लीजिए। बीआरएस के सामने ये मौका है, बीआरएस को आप देख लीजिए कि वो कहाँ है। तो या ये डीएमके को देख लीजिए वो कहाँ है, 2 चुनाव से सत्ता के बाहर है वो। तो ये सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो यही है कि वो सत्ता के वापस जाने के बाद कितना जो है वो उपयोगी रह पाते हैं जनता के बीच में। अब जहां तक महाराष्ट्र की बात है, देखिए एक अपवाद जो आपने शुरू में बताया कि अगर कल की लॉटरी में शेड्यूल ट्राइब निकल गया तो स्थितियां फर्क होंगी, लेकिन मान लीजिए कि बाकी 3 निकलते हैं, एससी या ओबीसी में से कोई निकलता है, तब क्या होगा। देखिए बीजेपी का जो मुंबई बीएमसी का जो अगला मेयर होगा वो बीजेपी का होगा, वो दिल्ली से तय होगा। शिंदे साहब भी दिल्ली आके जा चुके हैं और सरेंडर कर चुके हैं बीजेपी के सामने वो, और उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। ये होटल में जन्मी पार्टी है जिसको ईडी ने बनाया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पार्टी को बनाया है आज। और इस पार्टी और सत्ता में रहते हुए आप सरवाइव कर रहे हैं जी। सत्ता के बाहर जाइए, उद्धव ठाकरे की तरह 55 सीटें या 50 के ऊपर सीटें ला के दिखाइए, तब होगा कि आप उस टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। तो उस टेस्ट में तो अभी उनका नंबर नहीं आया है। तो इतना हो गया है, ये तो तय बात है। जो संकेत अभी तक मिल रहे हैं कि बीएमसी का जो चेयरपर्सन, वो महापौर होगा, मेयर होगा, वो बीजेपी का होगा। शिंदे साहब खून का घूंट पी के उसको सहयोग करेंगे, डिप्टी मेयर पे सौदेबाजी करेंगे, तमाम कमेटियों के जो चेयरमैन होंगे जो उस पर बीजेपी कब्जा होगा। इसमें बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पहले भी विधानसभा के समय भी ये मामला उठा था, तो भी हम लोग ये एनालिसिस कर रहे थे और तब भी यही बात हुई थी कि शिंदे साहब को डिप्टी सीएम ही बनाया जाएगा। तो होटल की बनी पार्टी डिप्टी ही रहेगी जब तक वो जनता के बीच में जाके वापस बड़ा कद लेके वापस नहीं आते हैं, तब तक ये डिप्टी ही रहेंगे, डिप्टी मेयर, डिप्टी सीएम। इसके आगे अभी इनका स्कोप दिखता नहीं है, क्योंकि जिन हालातों में पार्टी बनी है और जिस तरीके से सरकार तोड़ी थी, गिराई थी सरकार, और उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला था, सब उसी से ये पनपे हैं। दूसरी बात जो सुनील जी ने कही, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, या जो केरल और तमिलनाडु गवर्नर जो कर रहे हैं, जिस तरीके से सीजीएम का ट्रांसफर किया गया, उनको डिमोट किया गया, और वो डिमोट करने का काम सरकार ने नहीं किया है, वो हाईकोर्ट ने किया है। जी जी बिल्कुल। स्टेट जुडिशरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो हाईकोर्ट के पास है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। तो अगर हाईकोर्ट ये कर रही है तो आप समझ लीजिए कि संस्थाओं की स्थिति क्या है, किस तरीके के लोग बैठ गए हैं। लेकिन अभी जैसे प्रेम कुमार जी ने कहा कि विरोध हो रहा है, मैं उसमें सिर्फ एक बात जो अति विश्वास, आत्मविश्वास की बात सुनील जी कह रहे हैं, वो बेसिकली वो हेकड़ी है कि हम जो है वो कोरोना में अगर मरोगे तो हम शमशान भी नहीं देंगे,
हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बुलडोजर चलाएंगे लोगों के घरों पे, मंदिरों पे। हम मणिकर्णिका घाट पे जो मर्जी आएगा करेंगे। आप कहोगे ये हो गया तो हम कह देंगे एआई की फोटो है। हम जज का ट्रांसफर कर देंगे, जज अगर खिलाफ जाएगा तो। ये जो हेकड़ी है कि हम चाबहार पोर्ट से वापस आ जाएंगे, हम राज्य सरकार का लिखा हुआ भाषण विधानसभा में नहीं पढ़ेंगे, ये जो हेकड़ी है पूरे सिस्टम में आ रही है, वो हेकड़ी का वजह क्या है कि जो पीढ़ी अब तक थी जिसने बीजेपी को बनाया, उसने वो अपने मुश्किलों पे, अपनी बेरोजगारी पे, महंगाई पे आरोप डलती रही। उसमें बीजेपी कामयाब रही उनको समझाने में कि तुम्हारी बेरोजगारी, तुम्हारी आर्थिक विषमताएं, तुम्हारी समस्याओं का कारण मुसलमान है, दलित है, ओबीसी है। और इसी वजह से वो बीजेपी के साथ रहे, आंखों में पट्टी बांध के। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इससे थोड़ा सा अलग सोच रही है, और जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ेगा तो जो प्रेम कुमार जी बता रहे हैं वो होगा। संभल में हुआ, वो और जगह भी होगा। तो ये जो हेकड़ी बीजेपी की है कि हम सब कुछ करेंगे, जो मर्जी आएगा हम वो करेंगे, वो हेकड़ी समाज का आप इम्तिहान ले रहे हैं उसके सब्र का। और मुझको लग रहा है कि वो उसकी जो अंतिम वो है सीमा, उसको बीजेपी छू रही है, उसको नरेंद्र मोदी का सत्ता तंत्र छू रहा है कि हम मनरेगा भी खत्म कर देंगे, हम वोट का अधिकार भी छीन लेंगे, हम आपका वो भी नहीं मानेंगे, आधार कार्ड भी नहीं मानेंगे, हम वोटर आईडी भी नहीं मानेंगे, हम वो चीज़ मानेंगे जो आपके पास नहीं होगा, जो कागज़। ये जो हेकड़ी है, ये हेकड़ी बहुत दिन चलती रही, दुनिया का इतिहास हमको हमारे सामने है। और जब कोई सरकारें इस हेकड़ी का शिकार हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि वो रास्ता जो है उनके लिए कठिन हो जाता है आगे के लिए। तो अभी जो समाज में संकेत दिखाई दे रहे हैं कि वो समाज अब इस हेकड़ी को बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका छोटा संकेत संभल में जो विरोध हुआ वो दिखाई देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। संभल की बात, और वहाँ के सीजेएम को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र किया गया है, हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। अब ज़्यादा बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ओवरऑल बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि सियासत के इर्द गिर्द कैसे सारी चीज़ें घूम रही हैं। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की सियासत? आप इधर भी संभल पे बात करना चाहें ज़रूर कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में भी जो चल रहा है और उसमें खासकर एकनाथ शिंदे की सियासत, क्या सब कुछ क्लियर है? शिंदे आज की तारीख में क्या ये नहीं सोच रहे होंगे कि कल को, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र, ये जो स्क्रीन पर जो चेहरा जो इनसे पहले दिखाई दे रहा था, यानी उद्धव ठाकरे को एक प्रमाण पत्र मिल गया है कि ओरिजिनल कौन है। और इसलिए यहां शिंदे के सामने बड़ी चुनौती है अब आने वाले 5 साल। राजीव जी, शिंदे के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, और चुनौतियों से शिंदे कैसे निपटते हैं देखा जाएगा। एक तो राजीव जी, जो फेस रीडिंग जो होती है, उस फेस रीडिंग से आप शिंदे साहब का फेस रीडिंग कीजिए और मन के अंदर उनके क्या चल रहा है, उनकी मन की बात जो है वो उनके चेहरे पर दिखाई पड़ जाती है कि थके हारे, निराश, टूटे हुए एकनाथ शिंदे दिखाई पड़ते हैं। दूसरा राजीव जी, ऐसा नहीं है कि पहले राजनीतिक दलों में टूट फूट नहीं हुई है, तोड़फोड़ नहीं हुई है। सोशलिस्ट पार्टियां तो हर दूसरे तीसरे साल बन के टूटती बिखरती रही हैं, जनता परिवार बन के टूटता बिखरता रहा है, लेकिन वो सैद्धांतिक मतभेद हुआ करते थे, उन पर टूटते बनते बिगड़ते थे और सबका अपना अस्तित्व रहता था।
आज अगर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूथ दोनों का अस्तित्व है राजीव जी, तो किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर टूटे और दोनों का अपना अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन इस तरह जो विश्वासघात करके पार्टियां बना करती हैं, जो ईडी ने जिसको बनाया, और बतौर मतलब बकौल देवेंद्र फडणवीस कि ये ईडी की सरकार है, मतलब पहले उनका था, पहली जब सरकार थी ये ईडी की सरकार है, मतलब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। लेकिन ये इस तरीके की जो पार्टियां बना करती हैं, इनका भविष्य राजीव जी वही हुआ करता है जो विश्वासघातियों का हुआ करता है। और इनको लगातार जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो विश्वासघाती कहकर ही पुकारती रहती है। अब विश्वासघाती है या नहीं है, ये तो राजीव जी जनता तय करेगी, और जनता ने तय करके दे दिया है कि कौन असली है कौन नकली है, ये ठीक है। लेकिन इनके सामने अब संकट बहुत ज्यादा है कि अगर बीजेपी चाहेगी राजीव जी, और बीजेपी अपने चेहरे से वो शर्म का जो थोड़ा सा एक पर्दा बचा हुआ है उसको उतार फेंकेगी, और अब उन्हें कोई लोकलाज है भी नहीं बीजेपी को। जिस तरीके से उनके सब क्रियाकलाप चलते हैं तो उसमें अपनी लोकलाज की बात तो बची नहीं है। लोकलाज की बात थोड़ी भी होती तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को क्यों तोड़ा जाता? तो शिंदे को तोड़ने में कौन सी बुरी बात होगी? और तब तो कहा जाएगा कि शिंदे कौन से भाई दूध के धुले हुए थे, ये खुद जो थे विश्वासघात करके आए थे, तो अगर इनकी पार्टी हमने तोड़ दी तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया, बीजेपी कहेगी, है ना। बीएमसी में अपना मेयर भी बना लेगी, सरकार भी उसकी चलती रहेगी, इन्हीं के विधायकों को तोड़ के चलती रहेगी। तो जो काम शिंदे साहब करके आए थे वो अगर शिंदे साहब के साथ हो जाएगा तो बुरा क्या हो जाएगा इसमें? शिंदे साहब कहेंगे क्या, रोएंगे क्या शिंदे साहब कि मेरे साथ बुरा क्या हुआ? क्या कहेंगे शिंदे साहब? मतलब क्या है उनके पास कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे मेरी पार्टी तोड़ दी गई? अगर ये कहेंगे तो अगर ये कहेंगे मेरी पार्टी तोड़ दी गई तो उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपकी पार्टी थी कौन सी जिसको तोड़ दिया गया? आप जो सिंबल लिए घूम रही है क्या आपकी पार्टी थी? जो सिंबल आप लेकर घूम रहे हैं, तो ये सवाल आएगा। तो बहुत ज्यादा परेशानी राजीव जी एकनाथ शिंदे के सामने है, और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम किया ही करती है। देखिए राजीव जी, अजीत पवार को भले ही जनता ने नकार दिया हो, चाचा भतीजे एक हो गए तो उनको नकार दिया हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर अजीत पवार और शरद पवार खत्म नहीं हुए, वो अब बने हुए हैं। उनका प्रभाव कम हो सकता है, उनकी सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर खुद को सर्वाइव करना एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके कि उनका दावा है कि साहब हम जो है नंबर 2 की पार्टी हैं पूरे महाराष्ट्र में, होंगे आप नंबर 2 की पार्टी पूरे महाराष्ट्र में, आंकड़ों के आधार पर बीजेपी के साथ आप मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन अकेले आपकी क्या हैसियत है? सवाल तो ये है ना कि आपका अपना वजूद क्या है। तो ये सवाल राजीव जी मुझे लगता है एकनाथ शिंदे के सामने है, और एकनाथ शिंदे इन सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी पहले सूरत गए थे और सूरत से फिर गए थे गुवाहाटी, तो अब उनके भी लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं। भाई जो तरकीब आपके ऊपर आजमाई गई, मतलब आपके जरिए उद्धव ठाकरे पे आजमाई गई थी, तो वो तरकीब आप पे भी किसी दूसरे के जरिए आजमाई जा सकती है। बिल्कुल, संजय राउत ने ये बात कही है कि जो गए थे वो वापस भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, संजय राउत ने ये बात कही भी है कि जो गए थे वो वापस भी आ सकते हैं। और राजीव जी आपको याद होगा मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी कि भाई जो शिवसेना से जीत कर आए हैं, यानी एकनाथ शिंदे के टिकट पर जीत कर आए हैं, उनके सामने भी ये चुनौती है कि भाई बीजेपी का मेयर कैसे बन जाने दें, और अगर बीजेपी का मेयर बन जाता है तो फिर आप क्यों बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं? तो ये उनके भी सामने है। दूसरी बात राजीव जी की ईडी और सीबीआई एकनाथ शिंदे को तो जला सकती है, लेकिन जो पार्षद पहली बार जीत के आए राजीव जी, उन्हें ईडी सीबीआई क्या जलाएगी? उन्होंने क्या कर लिया अभी जो उन्हें जलाया जा सकता है? भाई साल भर काम कर ले तब तो जलाया जा सकता है, मगर आज क्या जलाएगी ईडी सीबीआई? तो इसलिए राजीव जी एकनाथ शिंदे के सामने संकट बहुत ज्यादा गहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो शिंदे के घर में शिंदे तुरंत पैदा कर लेगी, और फिर शिंदे साहब रोते हुए घूमेंगे, और उसके बाद फिर घर जाकर जो है वो चले गए थे, जैसे जब मुख्यमंत्री का नाम घोषित होना था अपने घर चले गए थे, तबीयत खराब हो गई थी, तो वास्तव में ही तबीयत खराब हो जाएगी, उस समय तो पता नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी, घर चले ही जाएंगे, मतलब फिर घर ही चले जाएंगे, राजनीति में भी घर ही चले जाएंगे, तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि जो आदमी उद्धव ठाकरे का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो जाएगा। भाई जहां से आपने राजनीति की शुरुआत की, जहां आपने जीवन भर राजनीति की, जहां आपने राजनीति के गुरु सीखे, जिन गुरु का नाम लेकर आप आज काम कर रहे हैं, अगर आप उनके नहीं हुए तो आप मोदी जी के, अमित शाह जी के कैसे हो जाएंगे? ये सवाल तो उठता है ना राजीव राजनीति में। तो ये है। दूसरा राजीव जी, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, और जिस तरीके से एक तो जुडिशरी के ऊपर राजीव जी अभी साफ समझ में आने लगा
कई मामले ऐसे आ चुके हैं कि जुडिशरी के ऊपर अब साफ दिखाई देने लगा है कि सरकार का दबाव बहुत ज्यादा है, और अभी इस पे बहस हो सकती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है कि नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का इस्तेमाल किया है, राजीव जी, पहले तो ये कि जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए अवमानना के क्षेत्र में इसकी आलोचना बिल्कुल नहीं आती है, इसकी जमकर आलोचना की जा सकती है, चूंकि जो आदेश जारी हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश की खूब आलोचना हो सकती है, उस पर इवेंट हो सकता है, अच्छे तरीके से हो सकता है। तो इसलिए इसकी आलोचना बहुत जरूरी है कि हाई कोर्ट में बैठकर जज साहिबान अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सरकार के दबाव में ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, तो इसकी आलोचना होगी। वरना आपने जिस आधार पर डिमोशन किया वहां सीजेएम का, वो आधार आपको बताना होगा कि उनके खिलाफ क्या पहले से कोई जांच चल रही थी, क्या दोषी पाए गए थे, क्या उनके भ्रष्टाचार के आरोप थे, क्या उनके निर्णय में कोई कमी थी, आखिर क्या आधार है जिसके आधार पर उनका डिमोशन किया गया। तो ये राजीव जी बताना पड़ेगा। और राजीव जी, गंध जो है न्यायपालिका में भी बहुत ज्यादा हो रही है, न्यायपालिका में भी इस पर चर्चा होती है। हमको याद है जस्टिस अकील कुरैशी जो हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दिया गया, और कॉलेजियम के एक सदस्य जो है जस्टिस नरीमन, उनका बाकायदा ये बयान आया कि मतलब ये दबाव था कि जस्टिस अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया जाए। और क्यों नहीं जाने दिया जाए? क्योंकि उन्होंने एक छोटा भाई मोटा भाई जो है उनकी जमानत जो थी वो रद्द कर दी थी, या उनको कुछ मतलब सजा वजा दे दी थी, इसलिए। तो ये बहुत सारी चीजें राजीव जी सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आती हैं। जस्टिस जोसेफ जो उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज थे, और उन्होंने जो फैसला पलट दिया था सरकार का, जो तोड़ के वहां सरकार बनाई गई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट आने में काफी समय तक रोका गया। बाद में हालांकि वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, चूंकि उस समय कोलेजियम अलग गया था। लेकिन क्या राजीव जी, न्यायपालिका जो है हमारी, उसके ऊपर अब ये वास्तव में दबाव है? और अगर दबाव नहीं है तो फिर ठीक है, एक ऑर्डर है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, लेकिन ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऐसे ही समय क्यों आते हैं? जैसे आपने भी जिक्र किया कि जस्टिस मुरलीधर जो थे, उनका तबादला कर दिया गया जब दिल्ली दंगों के मामले में उन्होंने आदेश दिया, उसी रात कर दिया गया। और राजीव जी, जिस दिन उन्होंने आदेश दिया उसी दिन जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ बीजेपी के प्रवक्ता अपशब्दों का प्रयोग करते हुए टीवी चैनल पर कह रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ये सवाल निश्चित तौर पर उठते हैं कि क्या वास्तव में अब न्यायपालिका पर भी दबाव बढ़ रहे हैं? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें हैं, संविधान का कस्टोडियन है, जाहिर सी बात है कि संविधान का कस्टोडियन है। तो जैसा कि ममता बनर्जी कह रही थी सीजीआई की उपस्थिति में कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों से और आपसे सभी अपील करते हैं कि संविधान को बचा लीजिए, लोकतंत्र को बचा लीजिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को समझता होगा कि संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, और संविधान का कस्टोडियन है। जी राजीव जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, इन सब के बीच जो इतनी चर्चा हो रही है, इन सब के बीच इधर कांग्रेस पार्टी मनरेगा को अपना मुख्य हथियार बनाना चाहती है, और कल देश भर के मजदूरों को एक मुट्ठी मिट्टी लेकर बुलाया गया है दिल्ली, और यहाँ पर एक जमावड़ा होने वाला है देश के, और इस कानून के खिलाफ, मनरेगा को जो हटाया गया है इसके खिलाफ यहाँ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने वाली है, और लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर अलग अलग जगहों पे ग्रामीण स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये एक मुख्य औजार के रूप में, सियासी हथियार के रूप में ये यूजफुल हो सकता है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल हो सकता है। आप गांधी का नाम मिटा रहे हैं, आप काम के अधिकार को छीन रहे हैं, काम देने का जो स्थानीय स्तर पर निर्णय की व्यवस्था थी उसको आप खत्म कर रहे हैं, जो काम का अधिकार लोगों को मिला हुआ था मनरेगा के तहत उसको आप समाप्त कर रहे हैं। तो क्या इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? और देश में पहले से ही जो ये श्रमिक कानून नए लागू किए गए हैं, चार्टर, उसको लेकर के मजदूरों में नाराजगी है, वो लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में जो ये संशोधन हुआ है इसके खिलाफ भी नाराजगी होगी, बिल्कुल है। वो सतह पर दिखाई पड़े या न पड़े, या सतह पर भी अगर है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो राहुल गांधी ने कल रायबरेली में जो बात कही और जिस तरीके से उनको जो उसका समर्थन मिला, ये क्या बताता है? कोई भी समाज अपने काम के अधिकार को कैसे छीन सकता है? छोड़ देगा यूं ही। और जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि यह पूरा का पूरा संशोधन कारपोरेट के पक्ष में है, सस्ते दरों पर मजदूर उपलब्ध कराने की पूरी केंद्र सरकार की साजिश है,
अगर अगर आप संशोधन करते और कोई गुणात्मक परिवर्तन लाते, ठीक है, 100 दिनों से 125 दिनों का आपने समय निर्धारित कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन यह मिलेगा कैसे? पिछले एक दशक से जो लोगों को काम, औसत काम के दिवस है, वो तो बहुत ही निराशाजनक है। आपने उसको बढ़ाने के लिए तो कोई प्रयास किया नहीं। लोगों को काम मिलता रहे, काम की कोई कमी न हो, और उसके बाद आपने एक संशोधन कर दिया कि जब हार्वेस्टिंग का सीजन होगा तो मनरेगा बंद रहेगा। तो 6 महीने तो आप इसी में ले लिए। जहां एक फसली जमीन है वहां 20 दिन, और जहां 3 फसली जमीन है वहां 60 दिन। पता है चला कि 3 महीना तो इसी बंद कर दिया आपने, 90 दिन। आप देंगे कब काम लोगों को? तो ये जो मनरेगा को लेकर के, और निश्चित रूप से जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो कांग्रेस ने एक तरीका अख्तियार किया कि आप अपने यहाँ की मिट्टी लेकर के दिल्ली आई, एक यह केवल एक प्रतीकात्मक है ये, और लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ने की कोशिश है। और निश्चित रूप से इस सरकार के इस निर्णय को लेकर के लोगों को विरोध करना चाहिए। यह निर्णय जनता के पक्ष में नहीं है, मजदूरों के पक्ष में नहीं है, असंगठित लोगों के पक्ष में नहीं है, खेतिहर मजदूरों के पक्ष में नहीं है। इसे क्या मिलने वाला है? आप जो निर्णय ग्राम पंचायत स्तर पर हो सके, और भ्रष्टाचार के नाम पर आपके भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें मिलती थी, तो किसमें नहीं मिल रही हैं? जिन जिन चीजों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है उसको आप बंद कर देंगे कि भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करेंगे जी। तो जो तर्क दिए गए वो भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। अब महाराष्ट्र में जहां तक शिंदे साहब की बात है, अब मेरा, अगर उद्धव ठाकरे के लिए कोई एक रात शिंदे मिल सकते हैं, तो क्या एक रात शिंदे के कोई दूसरे शिंदे नहीं हो सकते क्या? और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक रात शिंदे की तलाश की, क्या वो तरीका उसने बंद कर दिया? वो औजार उसके पास नहीं है, वो राजनीति करने का उसका तरीका अब उसने बक्से बंद कर दिया है। वो तरीका आज भी उसके पास है। तो वह डिक्टेट क्यों होने लगेगी एकनाथ शिंदे जी से? वह क्यों अपना मेयर का पद छोड़ देगी? कोई ऐसा अपरिहार्य तो नहीं है शिंदे साहब बीजेपी के लिए, और वो कोई नीतीश कुमार तो है नहीं कि उनके बगैर बिहार में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने की अगर जिम्मेदारी किसी पर डाली जाए, या सत्ता में लाने की जिम्मेदारी किसी को डाली जाए, तो एकनाथ शिंदे साहब की है। उन्होंने उसको सत्ता सौंपा है और एक अच्छी खासी सरकार को गिरा दिया। अब अगर बीजेपी अपने उसी सत्ता के बल पर शिंदे साहब की पार्टी को तोड़ लेती है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि एकनाथ शिंदे से बीजेपी डिक्टेट नहीं होगी, किसी के पर डिक्टेट नहीं होगी। वह अपना मेयर बनाना चाहती थी, वो बनाएगी। वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, वो बना लिया उसने। और किसी भी दशा में एकनाथ शिंदे साहब विद्रोह कर देंगे, वो मुझे नहीं, उसके दूर दूर तक मैं संभावना देखता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली के अनुरूप जो भी ताकत, बची खुची ताकत शिंदे साहब के पास है, वह शिंदे साहब उसी ताकत के साथ बीजेपी के साथ रहने के लिए बाध्य होंगे। उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, वो किसके साथ जाएंगे? जी। एक उद्धव ठाकरे साहब ने निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि जो लोग छोड़ के गए हैं वापस भी आ सकते हैं, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे? ये बड़ा सवाल है। जो शिवसेना से बाहर गया है, बीजेपी शिवसेना ने उनको उस रूप में स्वीकार नहीं किया, चाहे वो छगन भुजबल साहब हो और चाहे शिंदे साहब हो। यह शिवसेना का इतिहास है। मेरा अपना मानना है कि वो तो स्थिति नहीं आने वाली, और कोई विकल्प नहीं है शिंदे साहब के पास, और भारतीय जनता पार्टी डिक्टेट नहीं होने वाली है उनसे, मेरी अपनी ये समझ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि इन सब के बीच देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कल से, एक तो इधर सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन की सुनवाई भी शुरू होने वाली है, इधर शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना और ओरिजिनल एनसीपी पे भी सिंबल और नाम, इसको लेकर शरद पवार भी कोर्ट गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, और फिर उद्धव ठाकरे भी गए थे। इस पर 2 दिनों की सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। इधर कांग्रेस पार्टी अपनी दूसरी सुनवाई कर रही है, यानी जनता के बीच और मनरेगा के खिलाफ जो सरकार कर रही है उस पे। तो इन सब को अगर लेकर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी को देखिए पिछले दिनों कोच्चि गए, अभी 2 दिन पहले,
फिर रायबरेली पहुंचे, आज हरियाणा में अंबाला पहुंचे, अलग अलग 2 दिन तक उधर रहे रायबरेली में। तो और राहुल गांधी वहाँ जॉइंट मीटिंग, इंटरनल इंडोर मीटिंग कर रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अंदर खाने जो चल रहा है, क्या ये एक बड़ी तैयारी की तरफ इशारा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कैसे देखा जाए? जी राजीव जी, देखिए 2014 के बाद का 5 साल और 19 के बाद का 6 साल, इसमें जो आखिरी पिछले 3 साल का जो समय है, इसमें अपोजिशन जिस तरीके से दिखा है वो किसी दिन बैठा नहीं है। चाहे चुनाव हो, चुनाव ना हो, चुनाव में जीत हो, चुनाव में हार हो, लेकिन अपोजिशन लगातार मैदान में खड़ा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम लेकर के सामने है। मनरेगा को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन है, आंदोलन है, और उस वर्ग से जुड़ने की कोशिश है जिस वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करके कांग्रेस पार्टी ने एक विजन के साथ में देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा संकट की घड़ी में, और आम लोगों को भी बचाए रखा, और जो बाद में कोरोना के समय में भी काम आया। तो उस वर्ग के साथ तारतम्य बिठा रही है। जाहिर बात है कि मल्टी लेवल थिंकिंग, मल्टी लेवल एक्शन इस सरकार के खिलाफ जरूरी है, जो कि कई तरीकों से गैर कानूनी तरीके से भी एक्शन में आती है और अपोजिशन को दबाने का प्रयास करती है। अब आपने जिक्र किया कि एनसीपी का या शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, और सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई कर ही ले, कुछ फैसला आ ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है जी। जितना नुकसान राजनीतिक रूप से करना था वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट अपनी चुप्पी से, अपनी खामोशी से जितना इस देश का नुकसान कर चुका है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ले लीजिए, चाहे चुनाव सुधार पर बात ले लीजिए, ईवीएम के सवाल पर ले लीजिए। इलेक्शन से पहले कहने लगता है तारीख बाद में सुनवाई होगी, बाद में एसआईआर का मामला ले लीजिए। चुनाव से पहले आप सुनने को तैयार नहीं होते, और जब चुनाव सर पर आ जाता है तो टाइम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, फलना नहीं है, ढिमका नहीं है। तो आपकी चुप्पी का इस देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठते हैं और लोग डरते नहीं हैं कि नाक कट जाएगा, मी लॉर्ड मी लॉर्ड। अब मी लॉर्ड भी नहीं बोल रहे हैं, ये भी आपने सुना होगा, एक याचिकाकर्ता ने मी लॉर्ड नहीं कहा, गाइज कहा था पिछले दिनों। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका वेलकम किया कि नहीं, चलिए ठीक है। तो ये ठीक है, होना चाहिए। लॉर्ड किस बात के हो भाई? ये कौन सी परंपरा हम लेके चल रहे हैं? लेकिन अंग्रेजों के जमाने से लेके चल रहे हैं। तो वो लॉर्डशिप भी अब सामने आ रही है। जब आप चुप रहेंगे, समय पर एक्शन नहीं लेंगे, देश परिणाम भुगतेगा, राजनीतिक रूप से सरकारें बदल जाएंगी, तब आप सुनवाई करेंगे। जब तो फिर सुनवाई का मतलब ही नहीं रह जाता ना। एनसीपी का फैसला कर लीजिए, कौन ओरिजिनल और कौन डुप्लीकेट, क्या मतलब रह जाता है? तो ये बात भी सोचने की है। तो मगर मूल बात यह है कि अपोजिशन को उन बातों से भी लड़ना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जो संस्थानें हैं संवैधानिक, जिनका दायित्व है डेमोक्रेसी को बचाने का, उनकी इन एक्टिवनेस का जो खामियाजा देश का डेमोक्रेसी भुगत रहा है, राजनीतिक दल भुगत रहा है, और जिसका फायदा सत्ताधारी दल को मिल रहा है, और जिसका नुकसान देश की जनता भुगत रही है। तो ये भी एक बड़ा चीज है जो कि चैलेंज के रूप में अपोजिशन के सामने है। वे राहुल गांधी तो अपने आप में प्रतीक हैं इन चीजों के। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है डेमोक्रेटिक ताने बाने को तहस नहस करने का, तो वो कांग्रेस पार्टी है राजनीतिक दल के रूप में। ऐसे तो जनता का नुकसान हुआ है, पार्टी का क्या होगा? पार्टी तो सत्ता में नहीं रहेगी, कभी आएगी कभी जाएगी, लेकिन जनता का नुकसान हुआ है। लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का नुकसान हुआ है। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने राफाल पर जो बात कही थी, क्या वो कभी गलत होगी? क्या राफाल पर उनसे माफी मंगवाया गया?
और उन्होंने माफी मांगा, चूंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की के सम्मान का ख्याल था। लेकिन राफाल में चीजें लिख करके बंद लिफाफे में, सील बंद लिफाफे में लेने का प्रचलन बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। भाई सील बंद क्या होता है? किसी भी बात को संवेदनशीलता से जोड़ के सील बंद, और सील बंद में लिफाफे में जो बात लिखी गई है वो भी गलत साबित हो गई। उसके बाद भी कुछ नहीं, वो राफेल का मामला वैसे ही है। तो इसमें राहुल गांधी के दोस्त थोड़े हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन ली गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बहाल हुई, लेकिन उनको घर से बेदखल किया गया। भाई वो तो रीस्टोर नहीं हो सकता ना, उनसे उनके मकान छीन लिए गए, वो तो रीस्टोर नहीं हो सकता। उनको पूरे टीवी चैनल्स में बेइज्जत किया गया, समाज के बीच में बेइज्जत किया गया कि राहुल गांधी तो सीरियल ऑफेंडर है, राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है। हालांकि वो चीजें हुई अपने तय पर, तो लेकिन इस चीज को फेस तो राहुल गांधी ने किया। अब मुद्दा जनता के बीच वो ले जा रहे हैं, लेकिन जनता को हर मुद्दे पर पैरेलल और सत्ता के पक्ष में गलत तरीके से दिखाने के लिए जो पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा है, तो उस इकोसिस्टम से भी लड़ना है राहुल गांधी को, कांग्रेस को, सत्ता से भी लड़ना है। और उसके बाद में हम अकाउंट भी सीज कर लिए जाएंगे, कोई चंदा मत दो इसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी, कोई कांग्रेस के साथ खड़ा मत हो ये भी कर दिया जाएगा। कांग्रेस के भीतर में भाई जाहिर बात है स्लीपर सेल भी खड़े कर दिए जाएंगे, आजकल आराम से किए जाते हैं। वो सारी चीजें कांग्रेस को भुगतनी पड़ी है और दूसरी पार्टियों को भी भुगतनी पड़ी है, लेकिन चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है और सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है, तो ये है राहुल गांधी। इसके बावजूद, इन सारी चीजों के बावजूद, जैसे कहते हैं ना, जितना जुल्म बढ़ता गया उतना ज्यादा जनता उसके लिए तैयार होती गई। तो इसके लिए उचित लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग को याद होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे जुल्म बढ़ता है जनता मजबूत होती जाती है, तो वो चीज दिखा है। आज राहुल गांधी ने नेशनल लेवल पर लोगों को एक आंदोलन के लिए तैयार कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के ही नेतृत्व में, ये आंदोलन वकीलों के भी नेतृत्व में हो रहा है, ये आंदोलन संतों के भी नेतृत्व में दिख रहा है, ये आंदोलन पानी के मुद्दे पर भी दिख रहा है, ये आंदोलन किसी नौजवान के पानी में डूब जाने के कारण भी दिख रहा है, ये हर तरह से दिख रहा है। तो ये जो डरो मत का जो नारा था कि डरो मत, वो डरो मत नारा बोल रहा है आज, फिजा में गूंज रहा है आज। तो राहुल गांधी की संघर्ष को, उनकी अहमियत को और उनके सतत प्रयास को, भाई कई विद्वान कहते हैं कि राहुल गांधी तो इतने बार चुनाव हारे, फिर भी वो चुनाव जीतेंगे इस विश्वास के साथ मौजूद हैं। एक बार नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए दोबारा नजर नहीं आएंगे। ये फर्क है मोदी और राहुल में। जी राजीव जी, मोदी और राहुल का फर्क, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आखिर किस दिशा में जा रही है, इस पे भी चर्चा हम कर रहे हैं। चूँकि कल यहाँ दिल्ली में मनरेगा पर एक बड़ा जमावड़ा है, और देश के मजदूरों का जमावड़ा जो हाथ में एक मुट्ठी अपने अपने क्षेत्र से, अपनी अपनी एरिया से मिट्टी लेकर आने वाले हैं, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनका स्वागत करेंगे, संबोधित करेंगे। इसलिए यहाँ ये चर्चा ज़रूरी इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर, मनरेगा के मुद्दे पर लगातार मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये मुद्दा दूर तक जा सकता है? क्या ये मामला मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में? और ख़ासकर जब सियासी दलों की बात हम करें तो फाइनली रिजल्ट तक हम पहुंचते हैं, उसकी बात तो करेंगे ही। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए इसको? साइलेंट रेवोल्यूशन है, और पूरे देश में मनरेगा ने जो काम किया है